हेलो बच्चों, कल मैंने आपको लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोणों के बारे में समझाना आरंभ किया था कि लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत हैं। पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या जिसे अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो आज हम इन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया। तो ये जो आपके लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, इसका विकास कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी जगत यानी पश्चिमी देशों में पिछली 3 शताब्दियों, कहने का मतलब लगभग बीते हुए 300 वर्षों में उदारवादी राजनीतिक चिंतकों द्वारा, यानी जो उदारवादी राजनीतिक विचारक हैं उनके द्वारा इसका विकास किया गया। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो लोकतंत्र का जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है उसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत और दूसरा है लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत। तो इन दोनों शब्दों से ये समझ में आता है कि आपके लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उदय एवं विकास सबसे पहले पश्चिमी देशों में ही हुआ था, इसीलिए इसे पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है। और लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि हमारे जितने भी आपके लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत है उसमें सबसे अच्छा या प्रसिद्ध सिद्धांत है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो आपके बोर्ड के पेपरों में जैसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख 2 विचारकों के नाम बताइए। तो ऐसे ही आपके अब भी आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों के नाम लिखो या 2 विचारकों के नाम लिखो। तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, उसके प्रमुख विचारक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। तो लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विचारक कौन कौन से? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए। तो ये जो आपके परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के जो विचारक हैं उन्होंने लोकतंत्र संबंधी अनेकों विचार प्रस्तुत किए जो हम आगे पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, यानी पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु, प्राणी आदि पाए जाते हैं, लेकिन उन सब में
सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर कोई है तो कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। यानी व्यक्ति अन्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धिमान है, अतः वह यह समझता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दूसरा, सभी व्यक्ति मनुष्य हैं और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क, बुद्धि एवं संवेदनशील होने के कारण वे सभी मूलतः समान हैं। तो सभी व्यक्ति मनुष्य हैं और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क का मतलब होता है कि एक दूसरे की बारे में विचार विमर्श करना, या जैसे किसी ने कोई शब्द कहा उसके विपरीत या समानार्थ कोई दूसरा शब्द व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं तर्क वितर्क। यानी एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसके बदले कुछ कह दिया, उसे कहते हैं तर्क वितर्क। तो तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी मूलतः कैसे हैं? समान हैं। तीसरा, शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। सीमित शासन का तात्पर्य होता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अपने तरीके से जीवन जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी सरकार को लोगों के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो अभी अब मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था कि शासन का गठन उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। चौथा है, शासन यानी सरकार की शक्ति के आधार पर जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी यानी ट्रस्टी होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य होता है कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो उन्हें जनता की इच्छा या भावनाओं का ध्यान रखना होता है अपने द्वारा चलाने वाली सरकार में, क्योंकि जनता ही उनको चुनती है। तो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी या ट्रस्टी होती है कौन? सरकार। पाँचवा, शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम हैं, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा अर्थात जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, इसी में शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जैसे आप जानते ही हैं, आपने पहले ही पढ़ा था कि जैसे केंद्र में सरकार का गठन होता है या किसी राज्य में राज्य सरकार का गठन होता है, तो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने का सिस्टम होता है कि जिस दल के पास में स्पष्ट बहुमत होता है उसी को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन दो या दो से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं और स्पष्ट बहुमत उनके पास हो जाता है, तो उनको भी सरकार बनाने का मौका मिलता है। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यानी जो सरकार होती है उसका ये दायित्व बनता है कि वो जनता के हित में कार्य करे और जो भी कार्य करे उसे जनता के सामने प्रस्तुत करें या बताएं। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए, यानी जो सरकार है वो ऐसे नियम कानून बनाए या ऐसे कार्यों को करे जिससे आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। छठवां पॉइंट है, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। तो व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं, जैसे आपके हमारे संविधान में नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 में
तो नागरिक स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए, यानी ये जो नागरिक को जो 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई हैं उनका किसी भी प्रकार से हनन न हो, उसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन न हो। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। तो यहाँ पर तात्पर्य यही होता है कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं एक निश्चित अवधि के बाद होते हैं, यानी लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो एक निश्चित अवधि के बाद उनके चुनाव होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई दबाव न हो। साथ ही साथ में अगर एक ही दल होगा, जैसे चीन है वहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था है, तो उसे हम निश्चित रूप से एक लोकतंत्र नहीं, वैसे तो वहाँ चुनाव होते हैं, सिस्टम ये होता है कि हम लोग मानते हैं कि भाई जहाँ पे चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन हो वो लोकतंत्र होता है, लेकिन लोकतंत्र में कम से कम 2 या 2 से अधिक दल होने चाहिए। तो जैसे एक दलीय आधार पर शासन व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। तो जैसे चीन है, चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जैसे अमेरिका है उसमें 2 दलीय है और अपना भारत देश है यहाँ बहुदलीय है। तो एक दलीय किसे कहते हैं, जहाँ सिर्फ एक ही दल को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार हो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। 2 दलीय का मतलब जहाँ 2 दलों को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार हो, और बहुदलीय का मतलब होता है जहाँ 2 से अधिक दलों को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जाती है। अल्पमत यानी जिसके पास में बहुमत न हो या बहुमत से कम मत हो उसे कहते हैं अल्पमत, और बहुमत का मतलब होता है जिसके पास में सरकार बनाने के लिए पूरी संख्या हो। बहुमत का निर्णय अल्पमत पर बल प्रयोग से थोपा नहीं जाता बल्कि समझा बुझाकर मनवाया जाता है। यही तत्व लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी तानाशाही से अलग करता है। तो ये आपकी 8 लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण हैं। अब हम लोकतंत्र के दूसरे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि लोकतंत्र के किस सिद्धांत का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट बारकर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्बी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया है। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया है। तो बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद किसने कहा है? रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो जैसे लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? तो उसके प्रमुख विचारक हैं H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट बारकर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्बी, रॉबर्ट डहल और रॉबर्ट प्रिस्थस। अब
तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, जिसका अन्य नाम भी है अभिजन वर्गीय सिद्धांत। तो लोकतंत्र के इस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स आदि। तो ये सभी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को अपनाया है। रॉबर्ट मिचेल्स ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दी पॉलिटिकल पार्टीज। तो दी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रंथ का लेखक कौन है? रॉबर्ट मिचेल्स, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। मोस्का इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए हैं। तो मोस्का इतालवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दी रूलिंग क्लास। तो ये दो पुस्तकें आपके अभी मैंने बताई हैं, तो इनको हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। चाहे तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि दी पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक का लेखक कौन है? रॉबर्ट मिचेल्स। या रॉबर्ट मिचेल्स ने कौन सी पुस्तक में लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का उल्लेख किया है? दी पॉलिटिकल पार्टीज। और ऐसे ही अगला आपका जो दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि दी रूलिंग क्लास नामक कृति या पुस्तक का लेखक कौन है? तो मोस्का इतालवी। या मोस्का इतालवी ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? दी रूलिंग क्लास। या आपके ऐसे आ जाता है कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखो। तो नंबर 1 दी पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी है दी रूलिंग क्लास। अब लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशिष्ट रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। तो ये जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने इसे क्या नाम दिया है? जनवादी लोकतंत्र। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजेल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यावहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग आदि ने दिया है। तो आपके जैसे प्रश्न आ जाता है कि लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों के नाम। तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, ये सभी लोकतंत्र की मार्क्सवादी विचारधारा के विद्वान हैं। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना है। तो लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत किन दो अन्य सिद्धांतों के समन्वय से या संयोग से बना है? तो वो दो सिद्धांत हैं, एक है लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत और दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। इसके अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपके लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण थे
जिन्हें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम यहाँ से आगे आपको कल पढ़ाएंगे।